अब आगे अध्ययन करेंगे 11वीं बायोलॉजी के अंतर्गत रेस्पिरेटरी सिस्टम अर्थात श्वसन तंत्र। इसके अंतर्गत हम लोग 150 से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत लास्ट वीडियो की ओर चलते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। क्लियर? तो यहाँ पर प्रथम क्वेश्चन है, स्तनधारियों में मतलब मैमल्स में ध्वनि उत्पन्न होती है। मैमल्स में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इतना तो हमको पहले से पता है कि जो मैमल्स होते हैं या फिर जो ह्यूमन होते हैं उनमें जो कहना चाहिए लेरिंग्स होते हैं। इनमें जो लेरिंग्स होते हैं इसमें ओकल कार्ड पाई जाती है। इनकी सहायता से हम लोग आवाज़ उत्पन्न करते हैं, मतलब ध्वनि उत्पन्न करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि मैमल्स में ध्वनि उत्पन्न होती है सिरिनिक्स द्वारा, गलत। अंतःश्वास के दौरान, गलत। ब्रोंकस द्वारा, गलत। इसका सही उत्तर है उच्च श्वास के दौरान। उच्च श्वास के दौरान कहना चाहिए ध्वनि उत्पन्न होते हैं। क्लियर? अगली क्वेश्चन है, कशेरुकियों के रक्त में, वर्टिब्रेट के रक्त में, ये वर्टिब्रेट क्या होते हैं? ये वास्तव में वर्टिब्रेट क्या है इसका अध्ययन हम लोग 11वीं में किए थे। जो संपूर्ण कहना चाहिए जो एनिमल होते हैं, ठीक है, जो एनिमल होते हैं उनको सुविधा की दृष्टि से हम लोग दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक होता है इंग्लिश में इनवर्टिब्रेट और एक होता है वर्टिब्रेट। ठीक है, इसको कहते हैं अकशेरुकी और इसको कहते हैं कशेरुकी। शाब्दिक अर्थ यह होता है जो अकशेरुकी होते हैं उसमें बोन नहीं पाए जाते और इनमें कहना चाहिए बोन पाए जाते हैं। क्लियर? जनरली तौर पर 3 मुख्य अंतर होते हैं। इनमें कहना चाहिए नोटोकार्ड का पाया जाना, इसमें नोटोकार्ड का नहीं पाया जाना। इसमें नोटोकार्ड होते हैं, नर्व कार्ड होते हैं और फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। ठीक है, और इनमें नोटोकार्ड, नर्व कार्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स सामान्यतः नहीं पाए जाते हैं। लेकिन मुख्य अंतर, सामान्य अंतर ये माना जाता है, इनमें बोन क्या होती है? एब्सेंट, और इसमें बोन क्या होती है? प्रेजेंट। इनवर्टिब्रेट मतलब छोटे जंतु, इनवर्टिब्रेट मतलब छोटे जंतु। ये जनरली तौर पर कहना चाहिए जैसे प्रोटोजोआ, हालांकि प्रोटोजोआ एक प्रोटिस्टा है। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, नेमेटहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, ये सब कहना चाहिए इनवर्टिब्रेट है। ठीक है, उसके बाद कहना चाहिए वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट के अंतर्गत यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा, एग्नैथा, ग्नैथोस्टोमेटा, पीसीस, एम्फीबिया, रेप्टेलिया, एवीज, मैमल्स, ये सब कहना चाहिए वर्टिब्रेट है और ये कहना चाहिए इनवर्टिब्रेट है। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, नेमेटहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा। वर्टिब्रेट मतलब कशेरुकी, हीरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा, एग्नैथा, ग्नैथोस्टोमेटा, पीसीज मतलब फिश, एम्फीबिया, रेप्टेलिया, एवीज, मैमल्स, ये सब क्या होते हैं? वर्टिब्रेट्स होते हैं। तो यहाँ पर कहना चाहिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है यहाँ पर, कशेरुकियों के रक्त में कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑक्सीजन के वाहक के रूप में ऊतकों तक जाता है? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यह हो गया हीमोग्लोबिन, क्योंकि जो उच्च जंतु होते हैं, कशेरुकी होते हैं, चाहे आपका एम्फीबिया हो, चाहे रेप्टेलिया, एवीज, मैमल्स, इनके कहना चाहिए रक्त में क्या पाई जाती है? हीमोग्लोबिन पाई जाती है। ये हीमोग्लोबिन कहना चाहिए ऑक्सीजन के क्या कार्य करते हैं? वाहक के रूप में कार्य करते हैं। क्लियर?
अगली क्वेश्चन है मानव भ्रूण के हीमोग्लोबिन में, मानव भ्रूण के हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन के बारे में आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो हीम प्लस ग्लोबिन से बना होता है। हीम एक आयरन है, अब ग्लोबिन एक ग्लोब्यूलिन एक प्रोटीन है, और ये प्रोटीन है मतलब ये 574 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। इनमें 4 पॉलीपेप्टाइड चैन होते हैं, 2 अल्फा चैन होते हैं और 2 कहना चाहिए बीटा चैन होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर कहना चाहिए जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लगभग 4 अणु कहेंगे तो 4 अणु से बन सकता है, और परमाणु बोलेंगे तो 8 परमाणु से क्या हो सकता है, बन सकता है। क्लियर? लेकिन क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, कशेरुकियों के रक्त मानव भ्रूण के हीमोग्लोबिन में, ठीक है। उत्तर यहाँ पर देखते हैं बी को, वयस्क की अपेक्षा ऑक्सीजन के लिए अधिक बंधुता होती है। क्लियर? मतलब एक वयस्क लेते हैं और एक भ्रूण लेते हैं, दोनों में कहना चाहिए हीमोग्लोबिन है, ठीक है। तो वयस्क के ऑक्सीजन की अपेक्षा, ठीक है, जो भ्रूण होते हैं उनके ऑक्सीजन की बंधुता क्या रहेगा, अधिक रहेगी। तो क्वेश्चन है मानव भ्रूण के हीमोग्लोबिन में, उत्तर भी है वयस्क की अपेक्षा ऑक्सीजन के लिए अधिक बंधुता होती है, मतलब एडल्ट और भ्रूण। तो और यह है हीमोग्लोबिन, इनका जो हीमोग्लोबिन है भ्रूण का, वो ऑक्सीजन के साथ अधिक बंधुता रहेगी, किनकी अपेक्षा, वयस्क के ऑक्सीजन की अपेक्षा। क्लियर? अगली क्वेश्चन है कौन सा फेफड़ों का रोग है। तो यहाँ पर आपको बताना है लंग्स से संबंधित रोग। तो यहाँ पर कहना चाहिए कुछ रोग देखते हैं, ब्रोंकाइटिस ये भी सही, निमोनिया ये भी सही, अस्थमा ये भी सही, मतलब उत्तर क्या है यहाँ पर, उपरोक्त सभी। लंग्स से संबंधित आप लोगों को मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर लंग्स से संबंधित 2-4 रोगों का नाम बता रहा हूँ। क्लियर? जैसे कि फर्स्ट देखते हैं निमोनिया, ठीक है। निमोनिया कहना चाहिए बैक्टीरिया से होने वाली रोग है, जो डिप्लोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया से होती है, ठीक है जी। सामने में पी लगता है निमोनी में, ठीक है। डिप्लोकोकस निमोनी एक बैक्टीरिया का नाम है, डिप्लोकोकस निमोनी। इनसे बच्चों में निमोनिया रोग होता है, मतलब अत्यधिक सर्दी, जब कोई भी कहना चाहिए छोटे चाइल्ड है अधिक, उसमें अत्यधिक सर्दी हो जाते हैं, यहाँ तक कि जो सर्दी होते हैं पूरी तरह से नोज मतलब नॉस्ट्रिल में जम जाते हैं, वक्ष भाग में जम सकते हैं, वर्टिब्रल कॉलम में जम सकते हैं, तब इसको निमोनिया कहा जाता है। इस समय क्या होता है, जो एल्यूली होता है, एल्यूली और ब्रेंकियोल्स होता है, उसमें लसिका या फिर श्लेष्मा भर जाती है। निमोनिया विशेष रूप से चाइल्ड में होते हैं, एडल्ट में नहीं होते हैं। ये एक बैक्टीरिया जनित रोग है, डिप्लोकोकस निमोनी। इस रोग के कारण क्या होता है, जो कहना चाहिए एल्यूली होते हैं या फिर जो एयर सैक होते हैं, इसमें म्यूकस मतलब श्लेष्मा भर जाती है, इसमें म्यूकस मतलब श्लेष्मा भर जाती है, जिसके कारण कहना चाहिए श्वसन में क्या होती है, परेशानी होती है, जिसके कारण कहना चाहिए व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। क्लियर? अगला रोग देखते हैं, पहले ही बता चुका हूँ हाइपोक्सिया और एस्फेक्सिया। हाइपोक्सिया और एस्फेक्सिया दोनों श्वसन संबंधित डिसीज़ है, जिनमें ऊतकों में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। एम्फाइसेमा ये भी बताया था, जब कोई व्यक्ति अत्यधिक धूम्रपान करते हैं तो उनकी जो ब्रोंकियोल से होती है, ठीक है, या फिर उनके जो एल्यूली होती है उनमें धुएं की एक स्तर जम जाती है, जिसके कारण O2 CO2 त्यागने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, और दम घुटने के कारण व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। इसको एम्फाइसेमा कहा जाता है। उसके बाद कहना चाहिए ब्रोंकाइटिस, आगे यहीं पर दिया गया है ब्रोंकाइटिस, ये भी कहना चाहिए श्वसन संबंधित क्या होती है, ये रोग होती है। क्लियर? ये भी कहना चाहिए जो श्वसन होते हैं, ठीक है, इसको भी कई बार पूछे जाते हैं,
मतलब क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, कुछ रोग का नाम दे दिया जाता है और आपको वहाँ पर बताना है कि मतलब ये रोग किस तंत्र को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो केवल श्वसन तंत्र ही नहीं, हमारे शरीर में कहना चाहिए अनेक रोग होते हैं और सभी रोग कहना चाहिए कुछ विशिष्ट लक्षण भी रखते हैं। सभी रोग कुछ विशिष्ट लक्षण भी रखते हैं। तो जो विशिष्ट लक्षण रखते हैं तो अलग अलग आर्गन को क्या कर सकते हैं, ये प्रभावित कर सकते हैं। क्लियर, मतलब सभी रोग एक ही आर्गन को प्रभावित नहीं करते हैं। क्लियर, तो उसी प्रकार से कहना चाहिए कई रोग होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि अस्थमा, अस्थमा में वास्तव में क्या होता है, अस्थमा में जो धूल के कण होते हैं, ठीक है, या फिर जो अन्य कण होते हैं वो श्वसन मार्ग में क्या हो सकते हैं, जमा हो सकते हैं। मतलब एक प्रकार से ये एलर्जी होते हैं। क्लियर, इसी प्रकार से अन्य रोग बता रहा हूँ मैं, डिप्थीरिया, अन्य रोग बता रहा हूँ डिप्थीरिया। ये डिप्थीरिया भी कहना चाहिए एक बैक्टीरिया से होने वाली रोग है। बैक्टीरिया का नाम होता है कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी। इसमें कहना चाहिए गले में दर्द होता है और गले में सूजन होता है। ये भी श्वसन तंत्र से संबंधित रोग है, डिप्थीरिया। बैक्टीरिया का नाम होता है कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरियाई। इसी प्रकार से अगला रोग होता है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस, इसको टीबी कहा जाता है, ट्यूबरकुलोसिस। ये भी एक बैक्टीरिया से होने वाली रोग है। बैक्टीरिया का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसमें खांसी आती रहती है। इनमें जो लंग्स की एल्वेली होती है उनमें कहना चाहिए नुकसान पहुंचता है, जिसके कारण खांसी आने लगती है, टीबी। ठीक है जी, आजकल ये सभी रोग उन्मूलन की ओर है। इसी प्रकार से होता है एक वूपिंग कॉग, इसी प्रकार से होता है वूपिंग कॉग, इसको काली खांसी कहा जाता है। ये भी एक बैक्टीरिया के कारण होती है। बैक्टीरिया का नाम होता है हीमोफिलस परट्यूसिस, हीमोफिलस परट्यूसिस, वूपिंग कॉग, काली खांसी। इसमें कहना चाहिए रात्रि में ये खांसी अधिक आते हैं, रोगी लगातार रात्रि में खांसते ही रहते हैं, तब इसको वूपिंग कॉग कहा जाता है। ये भी कहना चाहिए उन्मूलन की ओर है। क्लियर, तो ये सब कहना चाहिए बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं जो श्वसन तंत्र को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। आप लोग एक सुने होंगे डीपीटी का टीका, डीपीटी का टीका। डी मतलब डिप्थीरिया, डी मतलब डिप्थीरिया, ठीक है जी, डीपीटी। और पी मतलब ये वास्तव में वूपिंग कॉग का है, काली खांसी, क्योंकि इसके बैक्टीरिया का नाम होता है बोर्डेटेला परट्यूसिस, बोर्डेटेला परट्यूसिस। तो पी को लिया गया है, वूपिंग कॉग, बोर्डेटेला परट्यूसिस। तो पी मतलब ये पी हो गया। और टी मतलब होता है टिटनेस, टी मतलब होता है टिटनेस। हालांकि टिटनेस भी बैक्टीरिया से होने वाले रोग है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से होती है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से होती है टिटनेस, लेकिन वो श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है। क्लियर, यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर हो गया। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के फुफ्फुसों की कुल जैविक क्षमता कितनी होती है, मतलब लंग्स की कुल जैविक क्षमता कितनी होती है, लंग्स की कुल जैविक क्षमता कितनी होती है। ठीक है जी, तो वास्तव में टोटल लंग कैपेसिटी नहीं है, ये कहना चाहिए वाइटल कैपेसिटी है। ये क्या है, वास्तव में वाइटल कैपेसिटी है। तो इनका विस्तृत अध्ययन मैं आप लोगों को पहले भी करा चुका हूँ मैं। ठीक है जी, इसको और ज़्यादा डिटेल अध्ययन नहीं करेंगे, इसको हम लोग थ्योरी में भी अध्ययन किए थे और अन्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। क्लियर, तो ये कहना चाहिए लगभग 4500 के आसपास होती है। ठीक है जी, वाइटल कैपेसिटी, इसका मान 3 मानों से मिलकर बना होता है। एक होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस इनस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीनों को मिलाकर ये बनते हैं। ठीक है जी, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, ये 3 से मिलकर बनते हैं। पहला है टाइडल वॉल्यूम प्लस इनस्पिरेटरी
रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, और तीनों मिलकर बनते हैं जैविक क्षमता। तो इसका मान लगभग कहना चाहिए पुरुषों में 4500 के आसपास और फीमेल में कहना चाहिए 3000 ml के आसपास होते हैं। क्लियर। यहीं पर एक और क्वेश्चन है जैसे कि टोटल लंग कैपेसिटी। यहीं पर एक और क्वेश्चन है टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी कहेंगे तो इसका मान कहना चाहिए लगभग 5500 ml के आसपास हो जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। ये टोटल लंग कैपेसिटी नहीं है, ये कहना चाहिए वाइटल कैपेसिटी है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस अनियमितता को उसके लक्षण के साथ सही मिलाया गया है। ठीक है, निम्न में से किस अनियमितता को उसके लक्षण के साथ सही मिलाया गया है। तो यहाँ पर कहना चाहिए ए बी सी डी चारों ऑप्शन को देखेंगे तो एक का लक्षण कहना चाहिए सही मिलेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर कहना चाहिए क्वेश्चन उतना महत्वपूर्ण नहीं है तो इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन के एक अणु से ऑक्सीजन के कितने अणु संयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर अणु कह रहा है, ठीक है। तो अणु शब्द है तो यहाँ पर 4 अणु। यदि कहना चाहिए परमाणु शब्द रहेगा तो 8 लिखेंगे। मतलब हीमोग्लोबिन का जो एक अणु होता है ऑक्सीजन के 8 परमाणुओं से बन सकता है और 4 अणु से कहना चाहिए बन सकता है। अणु कहेंगे तो 4 और परमाणु कहेंगे तो 8। क्लियर। अगली क्वेश्चन है, सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है, पहला देखते हैं, कार्बोनिक अम्ल द्वारा स्त्रावित, कार्बोनिक अम्ल मतलब H2CO3 द्वारा स्त्रावित हाइड्रोजन धन आयन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर हीमोग्लोबिनिक अम्ल बनाते हैं। ये कहना चाहिए सही है। जो कार्बोनिक अम्ल जैसे कि H2CO3 ये जब आयनन की क्रिया होती है तो हाइड्रोजन धन आयन अलग हो जाती है, HCO3 सिंगल माइनस आयन हो जाती है। तो ये जो हाइड्रोजन धन आयन होते हैं वो किससे जुड़ जाती है, हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है और हीमोग्लोबिनिक अम्ल बनाते हैं। ठीक है, और इनकी pH को कहना चाहिए लगभग 7.3 बना देते हैं। क्लियर। आगे का ऑप्शन गलत है। आगे का ऑप्शन भी देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, इरेथ्रोसाइट्स में ऑक्सी हीमोग्लोबिन की प्रकृति क्षारीय होती है। गलत। 70 से अधिक CO2 उत्तकों से फेफड़ों तक कार्बामिनो यौगिक रूप में स्थानांतरित होते हैं। गलत। कार्बामिनो कंपाउंड से रूप में 70 नहीं है, वो लगभग कहना चाहिए 25% का स्थानांतरण होता है। ये तो बाइकार्बोनेट से रूप में 70%। स्वस्थ व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा 25 ग्राम प्रति 100 ml होती है। ये भी गलत। स्वस्थ व्यक्ति में कहना चाहिए हीमोग्लोबिन एक पुरुष में 12 से 16 ग्राम मतलब मेल में, और फीमेल में कहना चाहिए 12 से 14 ग्राम फीमेल में। ठीक है जी। यदि इनसे कम होते हैं तो उनके शरीर में रक्त की मात्रा क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो 25 ग्राम नहीं होते हैं। क्लियर। अगला है ऑप्शन, फेफड़ों में एल्वियोलस से ऑक्सीजन सक्रिय परिवहन के द्वारा रुधिर में पहुंचती है। तो यहाँ पर सक्रिय परिवहन नहीं होते हैं, यहाँ पर कहना चाहिए विसरण द्वारा पहुंचते हैं। क्लियर। तो उत्तर क्या है यहाँ पर, ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजन की न्यूनता या कमी होने पर ग्लाइकोजेनेसिस की तीव्रता बढ़ जाती है। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है लीवर में होता है, ये ग्लूकोज कहना चाहिए ग्लाइकोजन में चेंज होते हैं। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज होते हैं, उसको ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑक्सीजन की न्यूनता होने पर मतलब कमी होने पर ग्लाइकोजेनेसिस की तीव्रता बढ़ जाती है। मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। ये ऑक्सीजन की न्यूनता होने पर। क्लियर। तो यहाँ पर कहना चाहिए ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर सही उत्तर है कोशिका में
एडीपी की सांद्रता का बढ़ना ऑक्सीजन की न्यूनता पर ग्लाइकोजेनेसिस की तीव्रता बढ़ जाती है। इसका कारण क्या है? तो कोशिका में NAD धन आयन की सांद्रता का बढ़ना। वास्तव में ये बी गलत है, ये उत्तर ए है। कोशिका में ADP की सांद्रता बढ़ती है। कोशिका में ADP की सांद्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जब ऑक्सीजन की न्यूनता हो गया, ठीक है, तब ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया होती है, तब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंजेज होते हैं अधिक। तो ऑक्सीजन की न्यूनता होने पर ADP की सांद्रता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी कोशिका में। क्लियर? और यदि ऑक्सीजन की न्यूनता, मान लो ऑक्सीजन की क्या हो गई? अधिकता हो गई, ठीक है। मान लो ऑक्सीजन की न्यूनता में तो ADP की सांद्रता बढ़ गया, और यदि कोशिका में ऑक्सीजन की अधिकता हो जाती है तो वहाँ पर कोशिका में ATP की सांद्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मतलब ऑक्सीजन की अधिकता में ATP बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीडेशन की क्रिया क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन अधिक होगा और ATP की मात्रा का निर्माण ज़्यादा होगा। लेकिन ऑक्सीजन की न्यूनता होगा तो ADP की सांद्रता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, सांस लेने में वायु का आदान प्रदान मापा जाता है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये कहना चाहिए एक उपकरण होता है, छोटा सा यंत्र होता है, जिनकी सहायता से गैसेस एक्सचेंज को कहना चाहिए। इसको श्वसन मापी कहा जाता है हिंदी में। इंग्लिश में इसको स्पाइरोमीटर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? स्पाइरोमीटर, श्वसन मापी। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये संभवतः ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बड़े आकार के जंतुओं के मुकाबले, जो बड़े आकार के जंतु होते हैं उनके मुकाबले छोटे आकार के जंतुओं के लिए पहाड़ी पर चढ़ना आसान होता है। बड़े आकार के जंतुओं के मुकाबले छोटे आकार के जंतुओं के लिए पहाड़ों पर या पहाड़ी पर चढ़ना आसान होता है। क्योंकि, तो इनका सही उत्तर है बी। जो छोटे आकार वाले पशुओं की जो उपापचयी दर अपेक्षाकृत क्या होते हैं? अधिक होते हैं। मतलब छोटे आकार वाले जीवों में मेटाबॉलिज्म क्या होती है? अधिक होते हैं। एक उदाहरण जैसे कि रेट ले लेते हैं, चूहा, और एक ले लेते हैं ह्यूमन, या फिर ले लेते हैं एलिफेंट, हाथी। ये कहना चाहिए जो रेट्स होती है इनकी आकार क्या होती है? छोटी होती है। तो इनका मेटाबॉलिज्म क्या रहेगा? अधिक रहेगा। इनका मेटाबॉलिज्म कम रहेगा। इनका मेटाबॉलिज्म और कम रहेगा। अतः जो छोटे आकार वाले रहते हैं, ये कहना चाहिए पहाड़ों पर चढ़ना क्या होता है? ये बहुत ही अधिक आसान होता है। क्लियर? एक बार और क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था, हीम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, हीम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करता है, ठीक है। आपको बताना है। ऑप्शन है, मान लो हीमोग्लोबिन, और इसी प्रकार से साइटोक्रोम, साइटोक्रोम, ठीक है। आगे है मायोग्लोबिन, और आगे है क्लोरोफिल, ठीक है जी। क्वेश्चन है यहाँ पर हीम प्रोटीन, जिसमें हीम और प्रोटीन है। हीम प्रोटीन, ठीक है, जिसमें हीम और प्रोटीन है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करते हैं। ऑप्शन में हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम, क्लोरोफिल और मायोग्लोबिन। तो उत्तर क्या होता है? साइटोक्रोम। साइटोक्रोम कहना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। क्लियर? पुराने सिलेबस में कहना चाहिए एक थ्योरिकल वर्णन में होता है माउंटेन सिकनेस। माउंटेन सिकनेस, ये माउंटेन सिकनेस क्या होते हैं? ठीक है, माउंटेन सिकनेस को उदाहरण बता रहा हूँ मैं। जैसे कि मान लो हम लोग उदाहरण लेते हैं हिमालय पर्वत। ये जो कहना चाहिए जो हिमालय पर्वत होती है, इनकी ऊंचाई पृथ्वी से, मतलब भूत पृथ्वी से सामान्य रूप से कहना चाहिए 48-88 मीटर कहते हैं ऊंचाई।
8848 मीटर है। क्लियर, मतलब राउंड फिगर में ले सकते हैं 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर। क्लियर, तो कहना चाहिए जब हम लोग इस हिमालय पर्वत में जिनकी ऊंचाई कितनी है 9 किलोमीटर या फिर 9000 मीटर राउंड फिगर में ले सकते हैं। ठीक है, अब मान लो कहना चाहिए इसमें हम लोग पहले 1 किलोमीटर चढ़ते हैं, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग कहना चाहिए ऊपर की ओर हम लोग चढ़ते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर चढ़ते जाएंगे तो वायु दाब में क्या होती जाती है, कमी होती जाती है। वायु दाब में क्या होती जाती है, कमी होती जाती है। और ऑक्सीजन की भी क्या होती जाती है, कमी होती जाती है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर चढ़ते जाएंगे वायु में क्या होती है, कमी, और वायु दाब भी क्या होती जाती है, कमी होती जाती है। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर चढ़ते हैं ऑक्सीजन की कमी होगा तो श्वसन की दर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और आरबीसी की मात्रा भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। याद रखेंगे जब ऊंचे पहाड़ों हम लोग जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगा, ऑक्सीजन की कमी होगा, लेकिन आरबीसी की क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। तो ये एक सीमा तक ही आरबीसी की मात्रा बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद और अधिक नहीं बढ़ेगा। तो और ऊपर की ओर जाते जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती जाती है और व्यक्ति में ऑक्सीजन की कमी होगा और श्वसन की दर क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और इसमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती है, सांस लेने में दिक्कत होगा, सांस फूलने लगती है और अंत में व्यक्ति की क्या हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु भी हो सकती है। इसी कारण इसको कहा जाता है माउंटेन सिकनेस। क्या कहा जाता है इसको, माउंटेन सिकनेस। इसी कारण जो हिमालय पर्वत में जो चढ़ने वाले जो व्यक्ति होते हैं ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर चढ़ते हैं। क्लियर, यहीं पर एक और क्वेश्चन आते हैं जैसे कि हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन से हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। ये है हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन कहना चाहिए ऑक्सीजन के साथ भी बंधुता रखती है और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी बंधुता रखती है। यदि हम लोग कहना चाहिए स्वच्छ वातावरण में रहते हैं तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होती है और एच भी कहना चाहिए O2 से क्रिया कर लेती है और क्या बना लेती है, HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और इसी रूप में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। लेकिन मान लो कहना चाहिए हम लोग अत्यधिक प्रदूषित एरिया में जाते हैं, अत्यधिक इंडस्ट्री एरिया में जाते हैं जहाँ पर CO की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्लियर, तो जो हीमोग्लोबिन होते हैं ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन मोनोऑक्साइड से 200 गुना अधिक कहना चाहिए बंधुता रखते हैं। मतलब उस दौरान हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करेंगे बल्कि किससे क्रिया कर लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड से। ठीक है, क्योंकि इनके साथ बंधुता क्या होती है, अधिक होती है। ऐसे स्थिति में हमारे शरीर में ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, और व्यक्ति में ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। क्लियर, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। लगभग कहना चाहिए 5 या 6 पार्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन किए हैं और इसके अंतर्गत हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत 150 से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग अध्ययन किए हैं। तो आप लोग पहले थ्योरिकल अध्ययन करिए और उसके बाद ऑब्जेक्टिव अध्ययन अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते रहिए। क्लियर, इसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा मैं जो कि कहना चाहिए रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही संबंधित रहेगा। उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही।